नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सावरे किसान बाजार श्याम धाकड़ में। आज आपके लिए मैं लहसुन में जो बीमारियां हमें परेशान कर रही है, जिसमें स्टीम फिलियम और डाउनी मिल्ड्यू और इंसेक्ट में आपका थ्रिप्स वगैरह, तो इन चीज़ों से आज कैसे निपटा जाए उसके बारे में आज इस वीडियो में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसका समाधान आपको दे पाएँ, जिससे आप इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वो हमें भी मालूम पड़े और कैसे निपटा जाए ये आपको मालूम पड़े। तो वीडियो के अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज टॉपिक वाइज बात करना मैं चाहूँगा ताकि बीमारियाँ जो हैं वो बीमारियाँ अलग अलग वैरायटियों में किस प्रकार से देखने को मिल रही है। जो मेरा एनालिसिस है, मैं ज़्यादातर फील्ड में जाता हूँ, आप जानते भी हैं, कुछ लोग पहचानते भी हैं। तो जो मैं बीमारियाँ देख रहा हूँ और किन किन वैरायटियों में देख रहा हूँ ये वीडियो में मैं आगे बताऊँगा आपको, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो बात करते हैं आज किन बीमारियों से हम परेशान हैं और क्या डालना है। तो आप देख सकते हैं ये तो लहसुन ऊटी है और लगभग 90 दिन के आसपास होने को है और लगभग आने वाले समय में कुछ ही समय में इसमें मैच्योरिटी हो जाएगी, 1-2-4 महीने में। तो इसमें अगर आपकी लहसुन इस अवस्था में है और अगर जो ऊटी है और जो ब्लेड की है तो उसमें भी ये चीज़ें रहेंगी। और ऊटी का तो अब समय निकल चुका है, पर फिर भी आप ध्यान रखें। और अब जो मेजर जो समस्या जो देखने को मिल रही है वो देसी लहसुन में है। तो आइए आपको देसी लहसुन की तरफ ले चलता हूँ। देख सकते हैं आप, ये देसी लहसुन का प्लॉट है और डाउनी मिल्ड्यू काफ़ी मेजर कंडीशन में आ चुका है, बहुत ज़्यादा गंभीर परिस्थिति बनी हुई है यहाँ पे किसान साथियों। आप देख सकते हैं नोक सूखती जा रही है, गीला है, आगे पिलाया हुआ इरिगेशन है। भाई ने बुलाया था कि स्प्रे करना है, पर 2-3 दिन बाद ही होगा इसमें। तो देख सकते हैं ये नोक सूख रही है किसान साथियों। ये जो नोक सूख रही है ये 2 कारण से सूखती है। एक तो डाउनी मिल्ड्यू की वजह से सूखती है और दूसरा आपका ठंड का जो रहता है उसमें भी सूखती है। परंतु ठंड और डाउनी मिल्ड्यू के सिम्टम्स अगर समझना आपको, तो एकदम से नहीं आती है बीमारी आने में भी समय लगता है, आपको प्लॉट में दिखने में भी समय लगता है। परंतु अभी अगर अपन देखते हैं कि टेम्परेचर डाउन होता है उस कंडीशन में एकदम से वो नोक सूखना स्टार्ट हो जाती है। अपन जाते हैं सरप्राइजली एकदम चौंक जाते हैं कि यार ये क्या हुआ। तो वो ठंड की वजह से भी कई बार ऐसी नोक सूखती है, क्योंकि ये बहुत कोमल जगह होती है, यहाँ पे ठंड का प्रकोप ज़्यादा रहता है लहसुन में। और कोई फूल वगैरह तो आते ही नहीं है कि फल वगैरह जल जाएंगे इसमें। पत्तियाँ तो जो नोक रहती है सॉफ्ट रहती है वही जलती है। तो नोक सूखने में अगर डाउनी मिल्ड्यू से सूख रही है तो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाएगी और पूरी पत्ती नीचे की तरफ सूखती हुई चली जाएगी। और ठंड की वजह से अगर सूख रही है तो उसमें केवल और केवल इतनी सी नोक सूखी हुई आपको ज़्यादा दिखेगी, पीछे की तरफ बढ़ती हुई कम दिखेगी। और ये पीलासपन भी नहीं दिखेगा आपको अगर ठंड से जली हुई है। तो ये जो पीलासपन है ये डाउनी मिल्ड्यू के है, ये देख सकते हैं आप। ये जो नीचे का पीलासपन आपको दिख रहा होगा, ये जो पीलासपन है ये डाउनी मिल्ड्यू है। और ये अगर यहाँ पे पीलासपन अगर नहीं होता और नोक सूखी हुई होती तो वो ठंड की वजह से होती है। और ठंड की वजह से नोक सूखी हुई हमेशा डार्क नहीं रहती, एकदम सफ़ेद पेपर के जैसी होती है। तो सबसे पहले बीमारी आइडेंटिफाई करें आप कि क्या कंडीशन बन रही है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, क्या क्या चीज़ें देना है और क्या क्या सावधानियां रखना है। इरिगेशन वगैरह में भी मैं आपको बता देता हूं। और जो पौधे की जो चाल रहती है वो आपने कुछ दिया है तो उसका रिजल्ट कैसा दिखेगा आपको, वो चीज़ें भी आप इसमें जानेंगे। और वो बता ही देता हूँ मैं आपको शुरू में ही। यदि आपने कुछ ज़मीन से दिया है और स्प्रे वगैरह कुछ दिया है PGR का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, तो लहसुन में जो चाल आप देखते हैं कि आपने दिया तो उसका क्या इम्पेक्ट रहा, रिजल्ट आए कि नहीं आए। तो ये लहसुन है, हमेशा आपको ये जो पार्ट है यहाँ पे कोई रिजल्ट आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखना है। आपने कुछ स्प्रे वगैरह कर रखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा आपको कि यहाँ पे कुछ अच्छा सा कुछ दिख जाएगा, वहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा तो केवल और केवल यहाँ पे। ये देखिए अभी कुछ इन्होंने ज़मीन से इस इरिगेशन के माध्यम से कुछ दिया है, ज़मीन में जो पिलाया उसमें कुछ खाद वगैरह उड़ाया है। तो पौधे में जब भी ग्रोथ अगर प्लांट को कुछ अगर मिलता है तो वो ग्रोथ सबसे पहले यहाँ शो करता है कि मुझे हाँ कुछ मिला है। तो यहाँ पे एकदम बिल्कुल जो पूरे पौधे का क्लोरोफिल जो रहेगा और जो यहाँ का क्लोरोफिल रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। तो समझ जाना कि आपने जो कुछ दिया है उसका कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिला है। तो ये हो गया आपका PGR या कुछ खाद वगैरह कुछ दिया है आपने तो उसके रिजल्ट। और दूसरी चीज़ अब अपन आगे बढ़ते हैं, बीमारी।
बीमारी जो है वो डाउनी मिल्ड्यू है। डाउनी मिल्ड्यू इस प्लॉट में ज़्यादा देखने को मिल रही है। जैसा मैंने आपको बताया सिम्टम्स, वही के वही सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं कि जो डाउनी मिल्ड्यू के क्या है। तो डाउनी मिल्ड्यू से बचाव कैसे किया जाए? किसान साथियों, अगर आपने इस परिस्थिति में आपका अगर लहसुन बचा लिया है तो निश्चित आपका प्रोडक्शन कहीं नहीं जाने वाला है, बहुत बड़ा उत्पादन आने वाला है। तो इस बीमारी को समझें और इसका निदान क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से जानें। किसान साथियों, एक बार बीच में आपको मैं फिर बोल देता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अब आपको मैं यहाँ पे दवाई का बता रहा हूँ। दुकानदार भी देख रहे होंगे तो हो सकता है वो एग्री करे या ना करे मेरी बात से, पर किसान साथियों इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये एक्सपेरिमेंट करने जैसी कंडीशन नहीं है कि यहाँ पे अपन कुछ डाल के देखें, हो सकता है अच्छा हो या बुरा हो। ये कंडीशन अब बची नहीं है आपके पास में, क्योंकि अगर 60 दिन 70 दिन की अगर लहसुन हो चुकी है तो इस अवस्था में अगर अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो 10 दिन अगर इंतज़ार करेंगे तब तक तो हो गया उद्धार, क्योंकि बीमारी तो और गंभीर बनती जाएगी ना। तो उससे बचाना है अपने को, प्रैक्टिकल नहीं करना है। तो किसान साथियों, प्रैक्टिकल नहीं करना है और बचाव करना है। तो बचाव में केवल और केवल आपको आज मैं घुमाने वाला नहीं हूँ, सटीक जो जानकारी है वही देने वाला हूँ, ताकि आपका दिमाग जो है वो किसी और चीज़ में ढूंढने के बारे में ना जाए। केवल और केवल वही चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो जो रामबाण इलाज है। बीएसएफ कंपनी भी लाती है और बीएसएफ कंपनियाँ बहुत सारी कंपनियों को बना के भी देती है। हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा भी आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए। तो मैं टेक्निकल में सबसे पहले बता देता हूँ, डाइमेथोमॉर्फ। जी हाँ किसान साथियों, डाइमेथोमॉर्फ WP 50% में, ये एकोबेट के नाम से भी आता है और PI कंपनी का ल्यूरिट के नाम से भी आता है, कोरोमंडल का ऑडिन के नाम से आता है, और भी बहुत सारी कंपनियों का आता है, जैसे नागार्जुना का ट्राइका या ट्रिका। तो ये जो टेक्निकल है उसमें डाइमेथोमॉर्फ आता है। आप वेब पे सर्च भी कर सकते हैं कि उसके मोड ऑफ एक्शन क्या है, किसे क्या काम करता है और किन किन बीमारियों पे ये काम करता है। और ये जहाँ तक मैं डलवाता हूँ और इसके रिजल्ट देखे हैं, लहसुन में डाउनी मिल्ड्यू, प्याज में डाउनी मिल्ड्यू, दोनों पे बिल्कुल सटीक रामबाण इलाज है। तो डाइमेथोमॉर्फ के साथ में एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है किसान साथियों, क्योंकि जब वातावरण में आर्द्रता, नमी, मॉइस्चर जब बना रहता है तो उसमें नमी की वजह से बीमारियां भी बहुत सारी अपना एटमॉस्फेयर में, वातावरण में घूमती रहती हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, जो जीवाणु रहते हैं, जो भी फफूंदजनित जो भी रोग, पैथोजन जो रहते हैं वो, तो उसके लिए अपन जो वातावरण के जो बैक्टीरिया, जो फफूंद हैं, उनसे बचाने के लिए हम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड इस्तेमाल करते हैं। तो जो आपको मैंने डाइमेथोमॉर्फ बताया था ना, वो जो डाइमेथोमॉर्फ है वो सिस्टमिक है, वो सिस्टम में जाके काम करता है, प्लांट के अंदर से। और जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है वो जो लीफ रहती है आपकी पत्ती, उस पत्ती के ऊपर सरफेस बना लेता है, अपना एक लेयर बनाता है, जिससे जो बाहर की जितनी भी प्रकार के बैक्टीरिया, बीमारियां जो घूम रही हैं वो किसी भी प्रकार से पत्तियों के छेद के माध्यम से अंदर न जाने पाए। तो ये दो चीज़ें होती हैं कि कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक फंजीसाइड देने का ये लॉजिक रहता है किसान साथियों। तो ये हो गया आपका डाउनी मिल्ड्यू के लिए सबसे सटीक इलाज, डाइमेथोमॉर्फ और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड में पॉलीराम हो गया, M45 हो गया, जो उपलब्ध हो दोनों में से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका डाउनी मिल्ड्यू के लिए। किसान साथियों, यहाँ पे एक बीमारी और भी आती है, लगभग ये चलती है और उसी समय में उसका आना होता है, परंतु इस बार वो देखने को नहीं मिली है। पर अगर आगे देखने को मिले, आप फोटो में देख लो, मैं आपको फोटो में बता दूंगा, वीडियो में चलते हुए वीडियो में आप देख सकते हैं ये जो बीमारी है। तो ये जो बीमारी है स्टेम फैलियम नाम है इसका, और ये बीमारी भी लहसुन की मेजर बीमारी है। पत्तियां पूरी सूखती हैं, उसमें अंदर ऊपर से सूखती हुई आसपास साइड में लेते हुए पूरी पत्ती को खा जाती है ये बीमारी। तो उसके लिए अभी समय नहीं है उस चीज़ का, तो उसके बारे में मैं आगे आने वाले वीडियो में बता दूंगा। तो ये हो गया आपका डाउनी मिल्ड्यू का। अब अगर ये नोक सूख गई है तो इसका कवर भी करना अपने को बहुत ज़रूरी किसान साथियों। तो कवर कैसे किया जाएगा? कवर जो डैमेज हुआ है उसको डैमेज को फुलफिल करने के लिए न्यूट्रिएंट पे अपन को जाना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट में आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट में आपका हो गया बोरॉन, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो इनके साथ में हमें जाना पड़ेगा और साथ में एक PGR प्लांट बूस्टर भी देना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जैसे ये लहसुन जैसे क्षतिग्रस्त हुआ है डाउनी मिल्ड्यू से, तो पूरा का पूरा ज़मीन की तरफ इसका रुझान हो गया है, झुकने लग गई है। अगर ये झुकती हुई कंडीशन में अगर ऐसे रहेगी
तो अपना जो क्लोरोफिल है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएगी, क्योंकि पत्तियां खड़ी होती हैं और खड़ी होती है तभी वो धूप का पूरा ऑब्जर्वेशन करती है। एक्सेप्टेंसी पत्तियां ही करती हैं, फोटोसिंथेसिस पत्तियां ही करती हैं। अच्छा क्लोरोफिल होगा तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। तो किसान साथियों, फोटोसिंथेसिस अच्छा हो उसके लिए अपन उसका सप्लीमेंट भी देना ज़रूरी है, ताकि जो पौधा है वो अपना भोजन सुचारू रूप से बनाता रहे और मैच्योरिटी अच्छी आए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ में एमिनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस कंडीशन में क्या होता है किसान साथियों कि जो अबायोटिक स्ट्रेस और बायोटिक स्ट्रेस होते हैं, तो उनमें जो स्ट्रेस होते हैं उस स्ट्रेस को मेंटेन करता है। पौधा जो तनाव में चला जाता है, बीमारी के माध्यम से जो तनाव में चला जाता है, उस तनाव से मुक्ति के लिए उससे एमिनो एसिड बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो एमिनो एसिड के भी मैं कुछ प्रोडक्ट आपको रिकमेंड कर देता हूं, और जो आपके आसपास जो मिल जाए अच्छी क्वालिटी के एमिनो एसिड, उनका भी उपयोग आप कर सकते हैं किसान साथियों। तो एमिनो एसिड में अगर ब्रांड वाइज अगर बात की जाए तो ब्रांड वाइज में सबसे पहले इसाबियोन है। इसाबियोन सिजेंटा का क्वांटिस भी आता है किसान साथियों। बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, अच्छा है वो भी। और दूसरा फेंटेक प्लस है, और भी बहुत सारे एमिनो एसिड आते हैं। तो इन 3 प्रोडक्ट के अलावा भी अगर आपको ने कुछ उपयोग कर रखा है तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट, फंजीसाइड और एमिनो एसिड। अगर ग्रोथ फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्लांट सही से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, वीकनेस अगर लग रही है उसमें, तो यहाँ अपन फास्फोरस के साथ में भी जाना पड़ेगा। फास्फोरस किसान साथियों 1:2:1 यानी कि 11:44:11 हो गया आपका। ये चीज़ें 11:44:11 मैंने डलवाया और रिजल्ट भी मुझे अच्छे देखने को मिले हैं। तो 11:44:11 भी अपन यहाँ पे स्प्रे करवा सकते हैं किसान साथियों। और भी आप 1:2:2 में आप दुकानदार को बोलेंगे कि मुझे नाइट्रोजन से डबल फास्फोरस चाहिए और नाइट्रोजन के बराबर ही मुझे पोटाश चाहिए। ऐसी कोई अगर ग्रेड अगर आती हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में किसान साथियों, अगर थ्रिप्स की भी अगर समस्या है आपके इसमें, तो थ्रिप्स अगर आपका मेजर अटैक नहीं है, नॉर्मल है, 1-1, 2-2 पत्ती पौधे के अनुसार एक एक पौधे पे 1-2 थ्रिप्स, 4-5 थ्रिप्स अगर दिख रहा है, पीला वाला थ्रिप्स टेबेसाई, तो उसके लिए हेवी मोलिक्यूल का उपयोग ना करें, ताकि आने वाले समय में अगर अपन यदि यहाँ पे स्प्रे करते हैं तो उसका प्रकोप आने वाले समय में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे नॉर्मल फंजी अपना इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे, जैसे फिब्रोनिल एससी हो गया, प्रोफेनोसाइपर हो गया। ये चीज़ें अगर आप उपयोग करेंगे तो थ्रिप्स से जो आने वाले समय में कंट्रोल भी रहेगा आपका और वृद्धि भी नहीं होगी। तो ये किसान साथियों आज का टॉपिक यही था कि इन बीमारियों से कैसे बचा जाए और क्या क्या चीज़ें रखी जाए। और किसान साथियों, यदि आपका इरिगेशन अगर आ गया है और ठंड का समय भी चल रहा है तो इरिगेशन दे के रखें लहसुन में, ताकि सेल्ड जो कोशिकाएं रहती है वो फटने से बचाएगा पानी आपका, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म ही जमता है, कोशिका का फटना ही अपन फसल को जलना बोलते हैं। तो यही चीज़ें रहती है किसान साथियों की इरिगेशन वगैरह समय समय पे देते रहें, क्योंकि 60 दिन के बाद अब इरिगेशन का ड्यूरेशन लंबा करना उचित नहीं है, क्योंकि प्लांट को जब ग्रोथ करता है तो प्लांट पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है उसमें। तो यहाँ पे खिंचाई ज़्यादा ना करें, 20 दिन 15 दिन 20 दिन के अंतराल में ही इरिगेशन देते रहें। और 70 दिन की अवस्था अगर हो चुकी है तो ज़मीन में कैल्शियम नाइट्रेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर क्लोरोफिल आपको प्लांट में कम दिख रहा है। तो ये ज़मीन का हो गया आपका किसान साथियों। पिछले वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने वो डाला है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि उसका परिणाम कैसा रहा। तो किसान साथियों यही था। और सबसे बड़ी चीज़ आपको मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि क्या क्या कारण रहे इस बार वैरायटियों में बीमारी आने के। ज़्यादातर मेरा जो देखना रहा है, जहाँ मैं खेतों में गया हूँ, ज़्यादातर 3-4 वैरायटियाँ हैं जिनमें डाउनी मिल्ड्यू और नोक सूखने की समस्या ज़्यादा देखने को मिली है। सबसे पहले तो आपका हो गया G2, रियावन पैटर्न वाला लहसुन भी जो आप लगाते हैं, यमुना नंबर कुछ 3 या 4 नंबर की जो वैरायटी है वो। और इसके अलावा भी अगर बात करी जाए तो जिन गांठ में, लहसुन की गांठ में मोटी कलियाँ रहती हैं, कलियों की संख्या गांठ में कम रहती हैं और जिनकी पत्तियां ज़्यादा चौड़ी रहती हैं, उनमें ज़्यादा डाउनी मिल्ड्यू देखने को मिला है। ये भी रियावनी लहसुन ही है, देख सकते हैं, और इसमें भी ज़्यादा अटैक रहा है। तो ये बीमारी थोड़ा सा क्या है कि पत्तियां अगर ज़्यादा बड़ी रहेंगी तो बीमारी भी आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बेस भी तैयार होना चाहिए किसान साथियों, क्योंकि कार्बन का परसेंटेज ज़मीन में धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन भी बहुत ज़्यादा कम रह गए हैं।
पहले क्या होता था कि सोयाबीन में वीडीसाइड वगैरह स्प्रे नहीं करते थे अपन, तो जो चारा वगैरह उखाड़ के अपन ज़मीन वहीं खेत में ही छोड़ देते थे, वो सड़ता था, तो कार्बन उसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं बढ़ता था। आज दांतों में 3 के बराबर भी अपन घास नहीं रहने देते हैं, तो कार्बन कहीं ना कहीं घटा है। बहुत सारे कारण हैं उसके पीछे। गोबर की खाद आज उपलब्ध नहीं है आसानी से, तो कार्बन रेशो लहसुन की फसल में बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में यदि आप लहसुन लगाएं तो कुछ जगह में आप ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रूर करके देखें। किसी भी प्रकार से कार्बन की मात्रा बढ़ाने का प्रयास करें ताकि आपका उत्पादन अच्छा आए और एक्सपेंसेस कम बने, आपके खर्चे कम बने। तो ये चीज़ें थी किसान साथियों। और एक और बात मैं आपको अंत में बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर किसान साथी भाड़े से टंकी वगैरह स्प्रे करवाते हैं। 5-25 के चक्कर में अपन 2 टंकी में 1 बीघा ज़मीन लाते हैं। गलत है वो, क्योंकि दवाई पैसे से ला रहे हैं, पानी पैसे से नहीं मिलता। पानी का तो फ्री का ही है। तो पानी की मात्रा बढ़ाएं, कम से कम 100 लीटर प्रति बीघे के अनुसार तो पानी आपको देना ही चाहिए किसान साथियों, क्योंकि प्रति पौधे के अनुसार भी अगर डिवाइड करेंगे ना तो 100 लीटर पानी बहुत कम पड़ेगा, पर फिर भी 100 लीटर पानी उचित है। इससे ऊपर रखें। और कभी भी जो दवाई की मात्रा है, अगर 70 दिन की अवस्था से ऊपर चल रहे हैं अपन, तो पानी की मात्रा के अनुसार प्रति लीटर के अनुसार दवाई का घोल बनाएं, दवाई का स्प्रे करें, न कि बीघे के अनुसार। किसान साथियों, जब पानी अगर आपका ज़्यादा हो जाएगा और दवाई अगर आप बीघे के हिसाब से डालेंगे तो अंडर डोज हो जाएगी। तो आप इसमें मैं जो आपको वीडियो में बता दूंगा कि किन किन चीज़ों का कैसे कैसे आप उपयोग करना है आपको, और कितने ग्राम प्रति लीटर के अनुसार इन चीज़ों का उपयोग करना है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और कोई आपकी अगर क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और वीडियो लेट होने के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ़ करें। और समय नहीं मिल पाया, उसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया था। आज मुझे लगा कि यार परिस्थितियां कुछ ज़्यादा सर से ऊपर निकलने लग गई हैं, तो किसान परेशान हो रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद। जय किसान, जय भारत।